नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस शिखर पॉइंट पर। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आप लोगों का पहले का क्लास कैसा लगा वो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। मैं कमेंट देख नहीं पाऊँगा, सॉरी। तो इसीलिए इसका विकल्प लेकर आया हूँ कि मैं बहुत जल्द यूट्यूब पर लाइव टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही वो फ़ायदा देने वाला है। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि क्या आप लोग उस लाइव टेस्ट सीरीज़ के लिए तैयार हैं। लेकिन उस लाइव टेस्ट सीरीज़ में जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएगा उसको शानदार उपहार दिया जाएगा। तो अब आप लोग बताइए कि क्या आप लोग उस लाइव टेस्ट सीरीज़ के लिए तैयार हैं। अगर हाँ तो कमेंट में बताइए। आप लोगों का कमेंट देखकर जैसा कमेंट रहेगा, जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा, उतना जल्दी मैं वो लाइव टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा। फिर देखना कि उससे आपके लाइफ कितना चेंज होगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था हिस्ट्री का। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट कि जो उसका नाम सुनकर ही लोगों को नींद आने लगता है, ठीक है। और शायद आप लोग में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि जो हिस्ट्री का नाम पहले तो सुने होंगे लेकिन उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए। तो उसी का रास्ता मैं ढूंढ कर लाया हूँ और आप लोगों को हिस्ट्री ये सौरभ सिंह अच्छे से समझाएगा, शुरू से अंत तक। भारत का क्या इतिहास रहा वो शुरू से अंत तक। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक, तभी आप लोग को समझ में आएगा हिस्ट्री शुरू से अंत तक। तो अब देखिए, हम लोग इंट्रोडक्शन के क्लास में बहुत सारा सेक्शन क्या किए थे, देख लिए थे, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न में भी यूरोपीय कंपनी का आगमन देखे थे। तो आप लोग बताइए कि क्या यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ है टॉपिक या नहीं। अगर नहीं तो फिर से हम एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे जो प्रीवियस क्लास का क्या रहेगा, निचोड़ रहेगा, ठीक है। तो अब आगे का बात करते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक में शुरू किए थे क्या, यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन में आप लोग देखे थे क्या कि बहुत सारे यूरोपीय कंपनी भारत आए थे। जैसे सबसे पहले आए पुर्तगाल के बाद डच के बाद अंग्रेज़ के बाद, मतलब एक के बाद एक क्या कर रहे थे, आ रहे थे। डेनविस, स्पेनिश, फ्रांसीसी, सब लोग क्या कर रहे थे, आ रहे थे। इस यूरोपीय कंपनी में भारत के व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करने के लिए एक दूसरे में क्या हुआ, संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में फाइनली जीतते हैं अंग्रेज। अब देखिए, जब ये अंग्रेज आए थे तो वो समय था 1600 ईस्वी, और जब ये फ्रांसीसी को अंततः हराए तो वो समय था 1760। मतलब कि आप देख रहे होंगे कि इसके बीच में लगभग 150 साल का क्या रहा, इतिहास रहा। तो इस 150 साल में फाइनली वो हराते हैं क्या, फ्रांसीसी को। लेकिन इस 150 साल में बहुत सारे व्यवस्था जो होता है वो अंग्रेज अपने अंडर में लेते हैं। तो उसी व्यवस्था को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। अब देखिए कहानी, यूरोपीय कंपनी में हम बात करें सिर्फ अंग्रेज का तो वो आया 1600 ईस्वी में, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब अंग्रेज आया भारत में तो उस समय भारत में मुगल सत्ता था, और मुगल ही क्या था, एक केंद्रीकृत सत्ता था। तो मुगल का अंतिम योग्य शासक औरंगजेब था। ऐसे मुगल के तो बहुत सारे राजा हैं, लेकिन एक योग्य शासक का बात करें जिसमें मुगल साम्राज्य क्या रहा, मजबूत रहा, तो वो कौन था, औरंगजेब था। और इसका मृत्यु 1760 ईस्वी में हो जाता है। तो इसके बाद बहुत सारे शासक मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठे, लेकिन वो योग्य नहीं थे। तो ये समय हो गया 1760, मतलब कि ब्रिटेन को आए 100 साल हो चुका था। और 100 साल में ब्रिटेन को इतना ज़्यादा फायदा हुआ भारत के व्यापार से कि उस भारत के व्यापार के एक अधिकार को वो सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं रखना चाहें, वे चाहें क्या कि हम भारत के शासन के अंडर में रहकर अगर जो व्यापार करते हैं तो इतना ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो अगर हम भारत के शासक ही बन जाएं तो क्या होगा। तो अब देखिए कि अब अंग्रेज क्या चाहेंगे कि अब वो सिर्फ एक व्यापारी ना रहकर अब वो शासक बनने का चेष्टा करेंगे, और इस प्रयास में शासक बनने का प्रयास करेंगे, और इस प्रयास में क्या होता है, वो सफल भी होते हैं। देखिए कहानी, 1600 में आया अंग्रेज, ब्रिटेन 1760 में मर गया क्या, औरंगजेब मर गया। अंग्रेज आया 1600 में, मर गया
औरंगजेब 1707 में। मुगल का योग्य शासक ये था, ठीक है। सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब, ठीक है। अब देखिए जब ये मर गया तो इसके बाद सारे लोग क्या थे, अयोग्य शासक थे, सारे लोग अयोग्य शासक आए। तो भारत में केंद्रीकृत सत्ता तो था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रांत थे जो मुगल साम्राज्य के अंडर मजबूरी में रह रहे थे। या तो मुगल का शासक उसको जीता था और नहीं तो उस पर बहुत ही ज़्यादा क्या था, दबाव था। अब वो सारे प्रांत क्या करेंगे, स्वतंत्र होने का प्रयास करेंगे। तो इससे दो घाटा होगा। अगर जो योग्य शासक नहीं थे तो अब ये स्वतंत्र प्रांत होने का, जो छोटे छोटे प्रांत मुगल में शामिल हुए थे, वो अब छोटे छोटे प्रांत क्या होंगे, मुगल से स्वतंत्र हो जाएंगे। तो जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो यहाँ पर मुगल सत्ता जो था वो कमजोर पड़ेगा, और ये जो स्वतंत्र हुए ये भी क्या पड़ेंगे, कमजोर पड़ेंगे। अब इस कमजोरी का फायदा के तलाश में कौन है, अंग्रेज है। अब इसी कमजोरी का फायदा कौन उठाएगा, अंग्रेज उठाएगा। कि जो पहले केंद्रीकृत सत्ता को हराना उसके लिए क्या था, नाकों तले चने चबाना, यही है ना, हमको नहीं पता, लेकिन अगर तो सही है तो सही है, अगर नहीं तो क्या है वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि अब भारत का जो शासन व्यवस्था था काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, चरमरा जाता है, ठीक है। तो यही चरमराने के बाद इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलता है अंग्रेज को। अब वो अंग्रेज भारत के एक एक प्रांत करके धीरे 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 रुक जाते हैं, पूरे प्रांत को क्या करेंगे, अपने अंडर में कर लेंगे, ठीक है, अपने अंडर में कर लेंगे। और अंडर में करके क्या करेंगे, फिर भारत का शासक बनेंगे, भारत का शासक। और शासक बनने के बाद अब जब शासक बन गया तो सारी नीति किसके अधीन चलेगा, सारी नीति को बनाएगा कौन, जब शासक बन गया तो अब सारे नीति को बनाएगा कौन, अंग्रेज बनाएगा। और वो नीति कभी भी भारत के पक्ष में नहीं रहेगा, भारत के पक्ष में नहीं रहेगा, वो सारे नीति अंग्रेज के पक्ष में रहेगा। और अंग्रेज यहाँ शासन करके किसी को फायदा देने के नहीं आए थे, वो यहाँ शासन करके यहाँ से जितना भी व्यापारी के का अधिकार था उस पर अपना आधिपत्य जमाकर ब्रिटेन क्या करते, ब्रिटेन भेजते और फिर ब्रिटेन का क्या होता, विकास होता। तो ये किसका चाहत था, अंग्रेजों का चाहत था। और यही चाहत के लिए वे क्या करते हैं, नीतियाँ तो बनाते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता के लिए कल्याणकारी के जगह शोषणकारी नीतियाँ बनाते हैं। और ये शोषणकारी नीतियाँ क्या होता है, भारतीय जनता को काफ़ी ज़्यादा ही शोषित करता है, भारतीय जनता को काफ़ी ज़्यादा शोषित करता है। और शोषित करने के बाद फल अंततः यह होता है कि भारतीय जनता समझ जाता है कि अगर हम इस तरह से रहें तो हम तो ऐसा ज़िंदगी जी ही लिए, अब हमारा फ्यूचर भी क्या रहेगा, ऐसे ज़िंदगी जिएंगे। तो इसी ज़िंदगी को बदलने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे विद्रोह करते हैं, छोटे छोटे विद्रोह करते हैं। जैसे वो कहावत तो सुने ही होंगे कि मरता क्या नहीं करता, तो वही भारतीय जनता के लिए वही सिचुएशन आ गया था कि ये हर पल एक तरह से मान लीजिए कि ये मर ही रहे थे। तो वही हुआ क्या कि बहुत सारे क्या हुए, विद्रोह हुए। और बहुत सारे विद्रोह में ही एक सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह कौन माना जाएगा, जन विद्रोह, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह माना जाएगा। तो इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जाने में यहाँ 150 साल है, तो उससे पहले तो चर्चा कर ले कि ये 150 साल यहाँ क्या हुआ, फिर इसके बीच में क्या हुआ, तो वही तो चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, भारत में आज़ादी के लिए आंदोलन चलाएंगे। अब तो क्या आप लोग तैयार हैं समझने के लिए, आगे बढ़ें। तो अब हम लोग समझेंगे क्या कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम लोग अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं केंद्रीय सत्ता, मुगल सत्ता क्या हो गया, कमज़ोर हो गया था। कमज़ोर होने के पीछे एक ही रीज़न रहता है, अगर शासक मजबूत नहीं है तो सत्ता कमज़ोर होगा ही होगा। और शासक मजबूत कब तक था, औरंगजेब तक था। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ। इसके बाद अयोग्य शासक आ गए और अयोग्य शासक का फायदा कौन उठा लिए, एक तो यहाँ का जो प्रांत था वो भी ये गलती कर दिया कि वो केंद्रीय सत्ता से क्या हो गया, टूट के अलग हो गए। और जब कोई टूट जाता है तो उसको हराना उतना मुश्किल नहीं होता है। और यही फायदा किसको मिल गया, और अंग्रेज को मिल गया। और वो क्या किए, धीरे धीरे प्रांतों को अपने अंडर में ले लिए और अब तथा भारत का शासक बने। तो चलिए अब हम देखते हैं।
अब यही होता है क्या कि जब मुगल सत्ता कमज़ोर पड़ता है तो अनेक राष्ट्र स्वतंत्र होंगे। जैसे हम देख लें राजपूत, जाट, बंगाल, मराठा, बोले बहुत सारे, मैसूर, कर्नाटक, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होंगे जो क्या होंगे, कमज़ोर होंगे। और ये कमज़ोरी ही क्या करेगा, अंग्रेज को मजबूत करेगा। और यहाँ से अंग्रेज एक दीमक की तरह काम करेंगे। देखते दीमक कोई कमज़ोर चीज़ों को कैसे अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, वैसे ही अंग्रेज भी भारतीय शासन व्यवस्था में घुसेंगे और अंदर ही अंदर क्या कर देंगे, खोखला कर देंगे और सारी व्यवस्थाओं को अपने अधीन कर लेंगे। यानी कि हालातों को गुलाम कौन बना लेते हैं, अंग्रेज बना लेते हैं। और यहाँ पर शोषण किसको कर लेते हैं, भारतीय जनता का। तो सत्ता को मजबूत करने में ये भी बहुत सारे युद्ध लड़ते हैं। अब इसी युद्ध का चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। देखिए कल मतलब इसके पहले के क्लास में हम कर्नाटक युद्ध आप लोग को बता दिए थे। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था और तीनों जो चला था 1746 से 1763 तक। तो देखिए 1746 से 63 काफ़ी लंबा समय था। तो इसके बीच में अंग्रेज 2 युद्ध और करते हैं और वही 2 युद्ध रहता है जो उनका भारत में शासन को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही बड़ी कदम माना जाता है। जैसे देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध। देखिए 1757 तभी था जब दूसरा युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1749 से 1754, ठीक है। और दूसरा कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज जीत लिए थे और जब जीते थे तो उनका शक्ति मजबूत हुआ था। अब देखिए जब उनका शक्ति मजबूत हुआ तो भारत के विभिन्न प्रांतों में अपना अधिकार क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। और उसी बढ़ाने के क्रम में बंगाल में उनका जो भी अधिकारी था वो बंगाल में भी क्या कर रहे थे, अपना जहाँ भी व्यापारिक कोठी था उसको दुर्ग बना रहे थे, मतलब घेराबंदी कर रहे थे। और तब 1757 का जब समय था उस समय बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन हुआ करता था। किसका शासन था, सिराजुद्दौला का। और अंग्रेज का जो यहाँ अधिकारी था वो कौन अधिकारी था, रॉबर्ट क्लाइव था। तो उस समय जो 1757 का दौर था तो भारत के नक्शा पर अगर जो हम देखें, अगर हम भारत के नक्शा पर देखें तो उस समय कर्नाटक में कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। और बंगाल यहाँ, तो बंगाल में उसका अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव का और यही वो घेराबंदी कर रहा था। उस घेराबंदी का विरोध कौन किया, वहाँ का नवाब सिराजुद्दौला। अब ये चीज़ पता किसको चला, रॉबर्ट क्लाइव को चला कि ये रॉबर्ट क्लाइव कहाँ पहुँचा, बंगाल पहुँचा। और बंगाल में ही जाकर मीर जाफर को अपने तरफ मिलाता है और मीर जाफर किससे गद्दारी कर लेता है, सिराजुद्दौला से, यानी कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से। और इन्हीं दोनों के बीच, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। ये युद्ध का डेट पूछता है, ये होता है 23 जून 1757 में। और ये युद्ध में छल से सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव हरा देता है। अब छल से हराया तो यहाँ पर तो ये युद्ध जीत गया बंगाल का कौन, अंग्रेज जीत गया। लेकिन इस युद्ध में इसका वास्तविक शक्ति का पता नहीं चल पाया क्योंकि ये किससे जीता था, छल से जीता था। अब देखिए छल से जीता, यहाँ पर सिराजुद्दौला को मार दिया और यहाँ पर जो जिसको अपने तरफ मिलाया था मीर जाफर को, वो मीर जाफर को क्या दे देता है, मीर जाफर को वहाँ का गद्दी दे देता है। मतलब बंगाल पर अब कौन बैठ गया, मीर जाफर। अब बताइए कि मीर जाफर किसका आदमी है, तो वह अंग्रेज का आदमी है। मीर जाफर को दे दिया। उसके बाद इसका वास्तविक शक्ति तो पता नहीं चल पाया। तो फिर दूसरा युद्ध जो होता है कब होता है, 1764 में। और 1764 में क्यों होता है, देखिए मीर जाफर, इसके बाद जो नवाब बनता है बंगाल का वो मीर कासिम बनता है, मीर कासिम। अब मीर कासिम जो था वो अंग्रेज के तो अधीन था लेकिन अंग्रेज को बिना बताए मनमाना काम कर रहा था। तो मनमाना काम कर रहा था तो अंग्रेज इससे खफा हो गया और खफा हो गया तो इसको क्या करने के लिए, मारने के लिए कहाँ आया, बंगाल आया। और ये उस समय कहाँ था, मुंगेर में था, बिहार के मुंगेर में। और यहाँ से भाग कर ये कहाँ जाता है, अवध की ओर जाता है। और अवध में ही उसको मिल जाते हैं कौन, उस समय दिल्ली के जो थे मुगल सम्राट, मुगल का जो शासक था
वो थे शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। ये दोनों से वो क्या करते हैं, संधि करते हैं मीर कासिम, और कहते हैं क्या कि अंग्रेज के खिलाफ एक युद्ध लड़ेंगे। और यहाँ पर मीर कासिम का साथ शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला दोनों दे देते हैं। और तब होता है क्या, दूसरा युद्ध बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध जो होता है वो 22 अक्टूबर 1764 में होता है। अब देखिए यही युद्ध है जो निर्णायक युद्ध माना जाएगा। जैसे देखिए एक तरफ अंग्रेज और दूसरे तरफ भारतीय शासक, एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ भारतीय शासक। यहाँ पर अंग्रेज के तरफ से बस एक ही था, वेंसीटाट गवर्नर था। वेंसीटाट कौन था, गवर्नर था। और हेक्टर मुनरो क्या था, यहाँ पर मेजर था। यहाँ पर क्या था, मेजर था। और भारतीय शासन की तरफ से 3 लोग लड़े थे। भारतीय शासक की तरफ से 3 लोग, एक तो थे दिल्ली के शासक, दिल्ली के सम्राट, मुगल सम्राट कौन, शाह आलम द्वितीय। दूसरा अवध के नवाब शुजाउद्दौला। और तीसरा मीर कासिम। अब देखिए यहाँ पर युद्ध होता है बक्सर, बिहार के जो बक्सर है ना, वहाँ बक्सर में युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 में। और इधर से अंग्रेज के तरफ से वेंसीटाट गवर्नर रहते हैं और हेक्टर मुनरो मेजर रहते हैं। और इधर से भारत के 3 शासक, अगर जो हम मान लें कि मीर कासिम क्या था, भगोड़ा भी था, तो यहाँ पर भारत के 2 शासक, और उसमें भी मुगल उस समय भी क्या था, केंद्रीय सत्ता वाला क्या था, केंद्रीय सत्ता था। वहाँ क्या था, केंद्रीय सत्ता था। और इन तीनों को एक साथ कौन हरा देता है, अंग्रेज हरा देता है। और यहाँ पर अंग्रेजों को वास्तविक शक्ति का क्या चलता है, पता चलता है। वास्तविक शक्ति का पता चलता है। इस समय अंग्रेजों का वास्तविक शक्ति का क्या चलता है, पता चलता है। मतलब कहने का कि बोला क्या जाता है कि भारतीय शासन व्यवस्था में प्लासी का युद्ध कोई निर्णायक युद्ध नहीं था, लेकिन वो एक भारतीय शासन व्यवस्था में अंग्रेजों का कदम रखने का काम किया। और वो कदम पूरी तरह से सफल कौन बनाया, बक्सर का युद्ध बनाया। कि मतलब अब भारत पर निर्णायक क्या रहेगा, निर्णायक मतलब कि वास्तविक रूप से किसका शासक रहेगा, अंग्रेजों का रहेगा। देखें अब इसी युद्ध को मतलब कि प्रामाणिकता बनाने के लिए कोई संधि होता है। आप देखें कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ, तो वो 3 युद्ध को भी मतलब जो जीता होगा वो अपनी बातों को राजी करवाने के लिए क्या करवाता है, संधि। तो इस युद्ध का भी परिणाम क्या था कि एक संधि हुआ था। और उस संधि को किस नाम से जानते हैं, इलाहाबाद की संधि। और ये इलाहाबाद की संधि 2 डेट में हुआ था। ये इलाहाबाद की संधि 2 डेट में हुआ था। एक हुआ था 12 अगस्त 1765 में और दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765 में। 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 में हुआ था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 12 अगस्त को हुआ वो अवध से किया और यहाँ 16 अगस्त को मुगल सम्राट से किया। तो अब बोलिएगा कि सर मीर कासिम से क्यों नहीं किया, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, तो फिर ये मीर कासिम से क्यों नहीं किया? क्योंकि ये मीर कासिम उस समय शासक नहीं था। ये जब भागा कहाँ, अवध भाग के गया, उस समय यहाँ का जो शासक था वो मीर जाफर फिर से बन गया था। मतलब इसका ससुर मीर जाफर का दामाद मीर कासिम, और जब ये भागता है तो इसके बाद फिर से किसको नवाब वहां बना दिया जाता है, मीर जाफर को। मतलब कहा जाता है, क्वेश्चन ये है कि जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर था, ना कि मीर कासिम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये बक्सर का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम के बीच। अब यही युद्ध को निर्णायक करने के लिए क्या होता है, इलाहाबाद संधि, जो अवध के साथ 12 अगस्त 1765 को होता है और मुगल के साथ
ये होता है 16 अगस्त। अब यहाँ पर संधि तो होने का हो जाता है। अब यहाँ पर ही क्या करता है रॉबर्ट क्लाइव, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब द्वैध शासन लागू किया था। आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पर क्लास कर रहे होंगे जो द्वैध शासन का तो नाम सुने होंगे, लेकिन द्वैध शासन समझते नहीं होंगे कि किसको कहते हैं। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि द्वैध शासन किसको कहते हैं। तो अब देखते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन जो होता है दो तरह का शासन। सबसे पहले देखिए, जब ये प्लासी का युद्ध जीते थे तो यहाँ पर ये नवाब नियुक्त किए। क्या नवाब नियुक्त किए? नवाब। और नवाब यहाँ का शासक के रूप में जाना गया। लेकिन यहाँ पर जो अंग्रेज किए वो दो काम किए। सबसे पहला कि जितने भी शासन व्यवस्था था उसको दो पार्ट में बांट दिए, एक दीवानी मामला और दूसरा फौजदारी मामला। फौजदारी मामला मतलब कि जो भी शासन व्यवस्था में सेना से रिलेटेड जो भी चीज होगा इसको अंग्रेज अपने अंडर में रखेंगे। कौन? अंग्रेज रखेगा फौजदारी मामला को अपने अंडर में। लेकिन पैसा से जो भी मामला होगा रिलेटेड वो किसको दे दिया? नवाब को दे दिया। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर नवाब को दिया पैसा से रिलेटेड मामला, लेकिन मतलब टैक्स जो भी लेना होगा कौन लेगा? नवाब लेगा। यानी पैसे का भंडार किसके पास? नवाब के पास। ये किसके लिए? ये जनता को दिखाने के लिए। क्यों? देखिए अब यहाँ ये पैसे का अधिकार तो दे देता है दीवानी मामला नवाब को, लेकिन यहाँ भी अपना क्या अधिकारी नियुक्त कर देता है। मतलब कि अब पैसा तो नाम जनता देख रहा है कि अंग्रेज किसको दिया है दीवानी मामला? नवाब को दिया है। लेकिन अंग्रेज उस पैसे को लेने के लिए भी जनता से अधिकारी नियुक्त किया है। मतलब जो भी पैसा आएगा वो अधिकारी रखेगा, और अधिकारी कितना देना है नवाब को वो अधिकारी ही अंग्रेज ही तय करेगा। और इस चीज़ में किसका विकास नहीं हो पाता है? बंगाल का विकास नहीं हो पाता है। तो जनता विरोध किसका करेगा? अंग्रेज का तो नहीं करेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि हम पैसा किसको दे रहे हैं? नवाब को दे रहे हैं। लेकिन वास्तविक रूप में पैसा जा किसके पास रहा है? अंग्रेज के पास ही जा रहा है। मतलब इनडायरेक्टली वे में आप देखिएगा तो फौजदारी भी किसके पास? अंग्रेज के पास। और दीवानी भी किसके पास? अंग्रेज के पास है। तो इसी को बोलते हैं शासन व्यवस्था को दो तरह से बांट देना ही द्वैध शासन कहलाता है। ठीक है, यही है। अब जब निर्णायक युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद का संधि हो गया, और 1764 में संधि हुआ, और फिर नीचे उत्तर में तो हो गया प्लासी का युद्ध बंगाल में, और बक्सर का युद्ध हो गया, दक्षिण में कर्नाटक का युद्ध हो गया। मतलब कि उत्तर और दक्षिण दोनों भारत के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ किसका मजबूती देखा गया? किसको? अंग्रेज को देखा गया। अब अंग्रेज शासन व्यवस्था को अपने अंडर में वास्तविक रूप से बक्सर के युद्ध में ही ले चुके थे। अब वही बक्सर के युद्ध में जब अपने अंडर शासन व्यवस्था को लेते हैं तब अपने तरह से क्या करेंगे? नीतियों को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नीतियों को। और क्यों ऐसा? शासन व्यापारिक से शासन व्यवस्था में क्यों आया? आप लोगों को पहले ही बताएं कि अंग्रेज भारत में जो व्यापार कर रहे थे तो उससे इतना ज़्यादा फायदा हुआ कि वो उस चीज़ को, उस फायदे को पचा नहीं पाए, और वो सोच लिए कि भारत का अगर जो हमसे व्यापारी हैं तो इतना फ़ायदा हो रहा है, तो सोचिए शासन रहेंगे तो कितना फ़ायदा होगा। और वही शासन बनने की चाहत ही उनको क्या करता है? आगे ले जाता है। और भारतीय शासन व्यवस्था में अंग्रेजों को पढ़ रहे होते। अगर ये नहीं आते तो हम लोग पढ़ते भी नहीं। हिस्ट्री सब्जेक्ट कितना ईजी रहता है, एकदम मुगल तक पढ़ते हैं फिर आज़ाद भारत। लेकिन ये सब आके और ज़्यादा क्या कर दिए? डिस्टर्ब कर दिए, है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, अब हो गया तो पढ़ना तो है ही। अब देखिए, जब ये नीति बनाएंगे तो अब इनका नीति कैसा रहेगा? शोषणकारी रहेगा ना। अब उसी शोषणकारी में क्या होंगे? पूरे भारत की जनता क्या होंगे? उब जाएंगे। अब विरोध किसका करेंगे? अंग्रेज का करेंगे। तो इसी में देखेंगे बहुत सारा विद्रोह होता है। सन्यासी विद्रोह, बहावी, हो, कोल, मुंडा, रंपा, मतलब बहुत सारे क्या होते हैं? सब सारा क्या होता है? छोटे छोटे क्या होते हैं? विद्रोह होते हैं। अब इसी विद्रोह में एक बहुत ही बड़ा विद्रोह होता है 1857 का विद्रोह। ऐसे तो आप लोग पढ़िएगा तो पता चलेगा कि एक सैनिक विद्रोह था, कि सैनिकों का असंतोष मात्र था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
कोई भी सैनिक का असंतोष मात्र इतना जल्दी नहीं भड़कता है किसी भी शासन व्यवस्था में। आप लोग देखिएगा तो यानी कि आप लोग देखिएगा कि बहुत समय से कोई ग्रसित हो रहा होगा, अपनी चाहत से प्रतिकूल नीतियां अगर जो उनके लिए बनेगा तो वो अंततः जाके विरोध करना उनके लिए लाजमी हो जाता है। और वो यही यहाँ पर क्या करते हैं कि मतलब जो भी अंग्रेज का नीति रहता है, एक तो अंग्रेज के शासन व्यवस्था से भारतीय लोग क्या थे, त्रस्त थे, मतलब घृणा करते थे कि अंग्रेज का जैसा शासन व्यवस्था था, उनका नीति का भी क्या लोग करते थे, विरोध करते थे। मतलब ओवरऑल देखे तो अंग्रेज को देखना नहीं चाहते थे, कौन, भारतीय लोग नहीं देखना चाहते थे। इसी में क्या होता है कि यहाँ पर खबर फैल जाता है, बैरकपुर जो बंगाल में है, बैरकपुर में खबर फैल जाता है क्या कि जो कारतूस थे, गोलियां थे, उनके नोक पर क्या लगा था, सुअर और गाय का मांस लगा हुआ है। अब ये खबर जब फैलता है तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, क्या है, बैरकपुर छावनी में क्या थे, एक सैनिक थे जिनका नाम मंगल पांडे था। अब वो एक जात से पंडित थे। अब वो ऐसा सुने तब वो कारतूस को यूज करने से क्या किए, विरोध किए। और उसी विरोध में क्या हुआ कि उस रेजिमेंट में काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, सैनिक और अंग्रेजी सेना के बीच क्या हो गया, झड़प हो गया। और उस झड़प में क्या हुआ, और इसी झड़प में क्या होता है, यहाँ पर मंगल पांडे क्या करते हैं, बाघ को गोली मार के हत्या कर देते हैं। और जिसके परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1857 को उनको क्या पड़ जाता है, फांसी पड़ जाता है। सेम चीज दोहराया कहाँ जाता है, मेरठ में क्या होता है कि वहाँ कारतूस आता है, लेकिन ये 9 मई था, 9 मई 1857 के मेरठ छावनी के भी जो भी सैनिक होते हैं वो उस कारतूस के प्रयोग करने से क्या करते हैं, मना कर देते हैं। तो वहाँ भी दंगा क्या होता है, भड़कता है। ये कहाँ का कहानी है, मेरठ का। वहाँ भी दंगा भड़कता है और भड़कने के बाद वहाँ भी अंग्रेज क्या करते हैं, उन सभी को 10-10 वर्ष के काल कोठरी की सजा सुना देते हैं। अब ये खबर फैल जाता है सभी जगह। तो सभी जगह जब फैलता है तो मेरठ रेजिमेंट में लोग आते हैं 10 मई को और क्या करते हैं, मेरठ रेजिमेंट में पूरी तरह से क्या तबाही मचा देते हैं और उन सभी सैनिकों को जिनको बंदी बनाया गया था काल कोठरी में, उन सबको रिहा करते हैं। और वहाँ से फिर सब लोग कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। और दिल्ली पर ये जो भी जनता थे वो दिल्ली पर जाके अपना अधिकार जमाते हैं। और वहीं से ये जानते हैं कि जब तक हमारा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होगा तब तक हम युद्ध नहीं जीतेंगे। तो नेतृत्व करने के लिए नेतृत्वकर्ता किसको बनाने जाते हैं, दिल्ली में जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, 1857 के समय कौन थे, बहादुर शाह जफर, उनको ही क्या करता है ये लोग जाते हैं मतलब नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए और उनको ही वहाँ जाकर नेतृत्वकर्ता बनाते भी हैं। लेकिन इसके बाद देखते हैं क्या कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये विद्रोह जो था काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के बाद क्या देखते हैं कि इसमें भारत के अधिकांश क्षेत्र इस विद्रोह से वंचित रह जाते हैं और अधिकांश लोग अंग्रेजों का साथ देने लगते हैं। मतलब जो भी शिक्षित लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो अंग्रेजों का ही साथ देते हैं। और इस वजह से और बाद में देखते हैं कि इसका नेतृत्व भी कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और रंगून जेल भेज दिया जाता है। और इन सभी व्यवस्थाओं के कारण देखते हैं कि ये विद्रोह क्या हो जाता है, बहुत ही सीमित क्षेत्रों तक रह जाता है, नेतृत्व का अभाव पड़ जाता है, मतलब कि संगठन का अभाव पड़ जाता है और ये विद्रोह क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये जिस समय विद्रोह हुआ था 1857, वहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी का ही क्या था, यहाँ शासन था। अब इसके बाद जब ये विद्रोह होगा तो इसके बाद यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता समाप्त कौन कर देगा, इंग्लैंड की महारानी। अब इंग्लैंड की महारानी जब यहाँ शासन समाप्त कर देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्राइवेट कंपनी था, तो वहाँ पर अब फिर कौन आ जाएगी, वो अपना सत्ता स्थापित करेगी, ब्रिटिश क्राउन की सत्ता। अब यहाँ से 1857 से ब्रिटिश क्राउन क्या करेगा, इसका शोषण करना शुरू करेगा, भारत का शोषण करना शुरू करेगा। और तभी होगा क्या, आईएनसी का स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना। उसी में हम देखेंगे कि 28 दिसंबर 1885 का किसका स्थापना होगा, आईएनसी का स्थापना होगा। और ये स्थापना कहाँ होता है, बम्बई में होता है। जब ये आईएनसी स्थापना हो जाएगा तो आईएनसी को हम 3 पार्ट में बांटेंगे, उदारवादी, उग्रवादी और गांधी युग।
गांधी युग। गांधी युग में पूरे तरह से गांधी जी का चर्चा चलेगा। उदारवादी का कोई विशेषता नहीं है। उग्रवादी में क्रांतिकारी लोग को हम ज़्यादा देखेंगे और गांधीवादी में तो सारा कहानी ही चलता है आईएनसी का। ठीक है, तो उसी में कुछ और थोड़ा सा देख लेते हैं। बंगाल विभाजन, ये बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। बंगाल को क्या किया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया था। पूर्वी बंगाल जो था उसमें मुस्लिम अधिक थे और पश्चिमी बंगाल जो थे उनमें हिंदू अधिक थे और इसी का विद्रोह भारतीयों द्वारा किया गया। तो अंततः 1911 ईस्वी में यह बंगाल विभाजन को क्या किया गया, रद्द किया गया। दूसरा, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग का स्थापना जो होता है 1906 में होता है। 1906 में होता है किसका स्थापना, मुस्लिम लीग का स्थापना। नरम दल और गरम दल क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कांग्रेस जो पहले एक था वो अब 1907 ईस्वी में क्या हो जाएंगे, नरम दल और गरम दल के रूप में बढ़ जाएंगे 1907 में। क्रांतिकारी आंदोलन काफी लंबा समय तक चलता है। प्रथम विश्व युद्ध जो चलता है 1914 से 18 और इसी समय होता है किनका आगमन, गांधी जी का। 1914 से ही होगा। 1914 में तो वो भारत आते हैं लेकिन भारतीय राजनीति में उनका 1915 से हम क्या करते हैं, कहानी पढ़ते हैं। होम रूल 1916 में होगा जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट क्या रहेगी, प्रमुख रहेगी। ठीक है, अगस्त घोषणा होगा, रॉलेट एक्ट होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, खिलाफत आंदोलन होगा, सहयोग आंदोलन होगा। मतलब ये सारे में अब कौन रहेंगे, महात्मा गांधी रहेंगे। भारत की आज़ादी 1947 में मिलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होगा। मतलब इस तरह से कहानी क्या चलता रहेगा, सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग आईएनसी शुरू करेंगे। लेकिन जाने से पहले आप लोग बताइए कि क्या आप लोग टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हैं और आप लोग को कैसा लगा इंट्रोडक्शन का क्लास, वो जरूर एक बार मेंशन करें अपने कमेंट में। और अपना प्यार बनाए रखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।